नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हल करेंगे, जो कि आपके वायुमंडल टॉपिक से सभी प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पार्ट में वायुमंडल के हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। आगे भाग 2 में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप लोगों को बेस्ट बुक से आप लोगों को जो चुने हुए प्रश्न, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराते रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, नोट्स और इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न होगा, जो कि आप लोग कमेंट करके उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 31 से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो लास्ट में प्रश्न होगा उसका आंसर जरूर से आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 31। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? मौसमी परिवर्तन की छत किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं? किसे कहते हैं? ए क्षोभ मंडल को, बी समताप मंडल को, सी आयन मंडल को, या डी उपयुक्त सभी को। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि बस केवल प्रश्न को थोड़ा सा उसके शब्द में परिवर्तन कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा क्षोभ मंडल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसमी परिवर्तन की जो छत है उस वो कौन सी परत कहलाती है? क्षोभ मंडल को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है? मुक्ता मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, मुक्ता मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा लगे कि यह जो शब्द है कभी आपने सुना ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह के जो प्रश्न होते हैं, कभी कभी आप पढ़े नहीं रहेंगे लेकिन प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और उपयुक्त किसी में नहीं। तो प्रश्न नंबर 32, तो प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है? पराबैंगनी किरणों, ठीक है, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, का अवशोषण अवशोषण किस मंडल में होता है? ए क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में। तो सभी लोगों को पता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसे धरती पर आने से कौन सा मंडल रोकता है? तो हमारा ओजोन मंडल रोकता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न वही होते हैं, बस उनको घुमा के देता है, शब्द में केवल थोड़ा सा हेर फेर कर देता है, इसलिए प्रश्न हमको कठिन महसूस होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न को आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है? तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में मिलती है? ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी आयन मंडल में, या डी उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में। ठीक है, तापमान की जो स्थिरता होती है वह हमारे समताप मंडल में मिलती है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है? रसायन मंडल वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? रसायन मंडल वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? ए क्षोभ मंडल को, बी मध्य मंडल को, या सी ओजोन मंडल को, या डी आयन मंडल को। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रसायन मंडल होता है वह मध्य मंडल को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य मंडल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है? निशादीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। निशादीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल में क्या मिलते हैं? निशादीप्त मेघ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है? रेडियो तरंगों को जो स्तर परावर्तित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए आयन मंडल, बी समताप मंडल,
सी तापमंडल, डी क्षोभ मंडल। तो फ्रेंड्स उस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, उस मंडल को हम लोग आयन मंडल कहते हैं, जिसमें रेडियो तरंगें क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि O2 तथा नाइट्रोजन N2 का आयन किस मंडल में होता है? ए समताप मंडल में, बी क्षोभ मंडल में, सी ओजोन मंडल में, या डी आयन मंडल में। तो प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, आयन मंडल। ऑक्सीजन यानी कि O2 तथा नाइट्रोजन जिसे N2 कहा जाता है, आयन किस मंडल में होता है? यह आयनन, सॉरी फ्रेंड्स, आयनन, यह आपके आयन मंडल में होता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। देखिए प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, कैनली हैविसाइड ई लेयर वायुमंडल की किस परत में मिलती है? ठीक है, ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, या डी मध्य मंडल। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। कैनली हैविसाइड, देखिए ये बहुत ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया शब्द नया है हमारे लिए, क्योंकि कभी हमने डीप से नहीं पढ़ा है, तो ये हमारे लिए नया शब्द होगा ही। तो कैनली हैविसाइड जो है फ्रेंड्स, ये आपके मध्य मंडल में मिलता है फ्रेंड्स। कहाँ पे मिलता है? मध्य मंडल में, सॉरी फ्रेंड्स, मध्य मंडल में नहीं, ये आपके आयन मंडल में मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, किसमें? आयन मंडल में मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, एप्लिटन परत वायुमंडल की किस परत में मिलती है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्य मंडल। प्रश्न नंबर 40। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो एप्लिटन परत होती है ये आयन मंडल में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? आयन मंडल में मिलती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 41। रंग बिरंगा उत्तरी ध्रुव प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश किस वायुमंडलीय परत में मिलते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी आयतन मंडल, और डी समताप मंडल। प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आयतन मंडल में आपको रंग बिरंगा उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश मिलते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आयतन मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, किसी स्थान विशेष की जलवायु निम्नलिखित के द्वारा पहचानी जाती है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी स्थान की विशेष जलवायु किसके द्वारा पहचानी जा सकती है? ए किसी दिए हुए समय पर सौर्य ताप, वर्षा, हवा और हिमताप के जरिए, या बी एक लंबे समय की तापमान, दबाव, हवाएं एवं आर्द्रता की दशाएं, या सी उपयुक्त बी में वर्णित किसी एक तत्व की औसत दशाएं, या डी किसी वर्ष में किसी ऋतु विशेष में मौसम की दशाएं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 42 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, एक लंबे समय की तापमान, दबाव दशाएं एवं आर्द्रता की जो दशाएं होती हैं, ये किसी विशेष स्थान की क्या जलवायु को क्या करती हैं? इंगित करती हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? ए समताप मंडल में, बी चुंबकीय मंडल में, सी आयन मंडल में, डी उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये आपके चुंबकीय मंडल में मिलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44। हाइड्रोजन तथा हीलियम के कण किस परत में शून्य में विसरित हो जाते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम के जो कण होते हैं किस परत में क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि विसरित हो जाते हैं। यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल, और डी चुंबकीय मंडल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का आपका चुंबकीय मंडल, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है, चुंबक द्रवगतिकी के अंतर्गत वायुमंडलीय किस परत का अध्ययन किया जाता है? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी बहिर्मंडल, और डी है आपका ओजोन मंडल। बहुत अच्छा प्रश्न है, चुंबक द्रवगतिकी के अंतर्गत वायुमंडल की किस परत का अध्ययन होता है? प्रश्न नंबर
45। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जरिए हम लोग बहिर्मंडल का अध्ययन करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके पास इसमें दो ही ऑप्शन है, इसमें दो ही ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। ए सौर विकिरण, बी सौर्य भिताप। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर आने वाली जो सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी, उसे सौर विकिरण कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए, कह रहा है सर्वाधिक सौर ताप ग्लोब पर कहाँ मिलता है? ए विषुवत रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी ध्रुवों पर। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वे विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा सौर ताप आपको ग्लोब पे दिखने को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। सूर्य उपसौर, ठीक है, उपसौर की बात है, किस तारीख को होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न और बहुत छोटा सा प्रश्न। सूर्य उपसौर किस तारीख को होता है? ए 3 जनवरी, बी 23 दिसंबर, सी 4 जुलाई और डी है आपका 21 जून। प्रश्न नंबर 48। तो प्रश्न नंबर 48 का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपसौर की बात है ये, तो 3 जनवरी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है आपके 91 दशमलव, ठीक है फ्रेंड्स, 91.5, ठीक है, 91.5 मिलियन मील हो जाती है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। इसके बाद हमारा आता है अपसौर, ठीक है। अपसौर होता है, यह आपका 4 जुलाई को होता है फ्रेंड्स, जिसका जो सूर्य और पृथ्वी की जिसकी दूरी होती है फ्रेंड्स, वो हो जाती है आपकी 94.5 ठीक है, मिलियन मील दूरी दूरी हो जाती है सूर्य और पृथ्वी को, ठीक है। किस दिन होती है? ये 4 जुलाई को होती है, जिसे हम लोग अपसौर की संज्ञा देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए 3 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 49। देखिए कह रहा है सूर्य अपसौर, देखिए अपसौर की बात आ गई, किस दिन होता है? तो जैसा कि हमने बता दिया कि 4 जुलाई को होता है, और इस दिन जो होता है पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है 94.5, ठीक है फ्रेंड, 94.5 मिलियन मील सूर्य और पृथ्वी की दूरी हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 4 जुलाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। तो जैसा कि हमने बताया कि उपसौर में जो कंडीशन होती है उसमें पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी हो जाती है वो आपके 91.5 मिलियन मील होती है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51। देखिए अपसौर से संबंधित आ गया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। 51 कह रहा है कि अपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो जैसा कि हमने बताया कि 94.5 मिलियन मील होती है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52 देखिए कह रहा है कौन सा तत्व वायुमंडल की पारदर्शिता को प्रभावित नहीं करता है? पारदर्शिता का मतलब हो है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, यानी कि उसके पारदर्शिता मतलब कोई चीज़ हमको दिखाई जो देती है उसे हम लोग पारदर्शित करते हैं, जो चीज़ नहीं दिखाई देती उसे पारदर्शिता नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन सा तत्व वायुमंडल की पारदर्शिता को प्रभावित नहीं करता? ए वायु, बी जलवाष्प, सी धूल के कण और डी है मेघ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे धूल का कण जो होता है यदि ये वायुमंडल में आ जाए तो हमको पारदर्शिता नहीं होगी, ठीक है, हमारे लिए पारदर्शिता नहीं उसमें होगी, क्योंकि धूल के कण आ जाएंगे तो हमको धुंधला दिखाई देने लगेगा, और जल वाष्प भी आ जाएगा तो नहीं दिखाई देगा, और मेघ मतलब बादल भी आ जाएंगे तो हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन वायु अगर रहेगी तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की पारदर्शिता को प्रभावित नहीं करता है, तो वायु नहीं करता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए कह रहा है पृथ्वी से सौर शक्ति का जो भाग बिना गर्म हुए परावर्तित हो जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? ए अल्बीडो, बी शून्य, सी अवशोषण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उस भाग को क्या कहते हैं? जो भाग पृथ्वी से सौर शक्ति का जो भाग बिना गर्म हुए क्या होता है, प्रभावित होता है, उसे हम लोग अल्बीडो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अल्बीडो कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54।
प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है, सूर्य की कितने प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा ग्रहण की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न। सूर्य की कितना प्रतिशत ऊर्जा जो पृथ्वी द्वारा ग्रहण की जाती है। ए 58%, बी 51%, सी 35% और डी है आपका 53%। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 54 तो जो पृथ्वी अवशोषण करती है सूर्य के जो ऊर्जा को, वह कितने प्रतिशत, लगभग 51%। ठीक है, कितना, 51%, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, औसतन समुद्र तल से ऊपर उठने पर क्या होता है। देखिए औसतन, औसतन की बात कही गई है कि समुद्र तल से ऊपर उठने पर क्या होता है। तापमान में देखिए क्या होता है, तापमान गिरता है, तापमान बढ़ता है, तापमान स्थिर रहता है, या उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, तो सभी लोगों को पता है कि इससे तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है, तापमान में बढ़ोतरी होती है, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, तापमान में बढ़ोतरी नहीं, तापमान ऊपर उठेगा तो फ्रेंड्स आपका तापमान गिरेगा। ठीक है, और ठीक है, तो सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इस प्रश्न का आंसर मैंने गलत बता दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र तल से जब तल से ऊपर उठने पर क्या होता है, तापमान आपको गिरता मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तापमान गिरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है, दैनिक तापमान सबसे अधिक अंकित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, दैनिक तापमान जब अंकित होता है कितने बजे। ठीक है, आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए उस वक्त दिन में। देखिए ए कह रहा है प्रातः 11 बजे, बी दोपहर 12 बजे, सी अपराह्न 2 बजे और डी अपराह्न 4 बजे। तो फ्रेंड्स दैनिक जो तापमान होता है सबसे ज़्यादा अंकित किया जाता है कब, दोपहर के लगभग 2 बजे के करीब। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे कम होता है आपका मॉर्निंग में, सुबह 4 बजे। ठीक है, कम की बात आएगी तो 4 बजे आप लोग कर लीजिएगा भोर में, मॉर्निंग में। और जब सबसे अधिक की बात आएगी तो अपराह्न, यानी कि दोपहर के 2 बजे के करीब। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल को सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्राप्त होता है। वायुमंडल को सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्राप्त होता है। ठीक है, वायुमंडल की बात हो रही है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स। पृथ्वी की बात तो हो चुकी है 51%, लेकिन वायुमंडल की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं, ए दिया है 35%, बी दिया है 48%, सी 54 और डी 45%। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 54%। ठीक है, वायुमंडल में जो सूर्य की ऊर्जा मिलती है वो लगभग सूर्य की 54% मिलती है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए कह रहा है, पैराबैंगनी किरणें किन्हें कहते हैं। सभी लोगों को पता है कि जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ए दिया लघु तरंग विकिरण को, सी दिया मध्यम तरंग विकिरण को, और सॉरी फिर बी, और सी दिया दीर्घ तरंग विकिरण को, और डी दिया उपयुक्त में से किसी को भी नहीं कहते हैं। प्रश्न नंबर 58। तो प्रश्न नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लघु तरंग विकिरण होती है उसी को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 59। देखिए प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, वाइब जियोर। ठीक है, आप देखिए इसे वाइब जियोर कर सकते हैं, वाइब जियोर कर सकते हैं। ये अंग्रेजी का शब्द है फ्रेंड्स। अब अंग्रेजी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि इसका जो उच्चारण है अजीब ढंग का होता है, तो आप जो इसे समझ ले, लेकिन बस समझ लीजिए जो भी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 59 कह रहा है, वाइब जियोर किन तरंगों से बनता है। तो ऑप्शन है आपके पास लघु तरंग, बी मध्यम तरंग, सी है दीर्घ तरंग और डी है उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स जो वायुगोर होते हैं वह मध्यम तरंगों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये देखिए होते हैं क्या है, ये इंद्रधनुष के रंग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंद्रधनुष के क्या होते हैं, रंग होते हैं, जो कि मध्यम तरंगों से बनते हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम तरंग। प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड किन्हें कहते हैं। इंफ्रारेड जो रे होती हैं उन किसे कहा जाता है। ए कह रहा है लघु तरंग विकिरण को, बी मध्यम तरंग विकिरण को, सी दीर्घ तरंग विकिरण को, और डी है उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घ तरंग को कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स लघु तरंग जो होती है अल्ट्रावायलेट रेड जो होती है, दीर्घ तरंग को कहा जाता है। और जो दीर्घ तरंग से क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है। क्या होती है, पृथ्वी गर्म होती है।
और इसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव सोलर रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन भी कहते हैं। सॉरी मैंने रिलेशन कर दिया था, रेडिएशन होता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से चलने वाली किन तरंगों से गर्म होती है? ए लघु तरंग से, बी मध्यम तरंग से, सी दीर्घ तरंग से और डी उपयुक्त सभी से। प्रश्न नंबर 61, तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घ तरंग से। ठीक है, पृथ्वी जो सूर्य से चलने वाली जो तरंग होती हैं वह कौन सी तरंग होती है जिससे गर्म होती है? दीर्घ तरंग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए कह रहा है, वायुमंडल पृथ्वी की किन तरंगों से गर्म होता है? वो पृथ्वी की बात हुई है, यहाँ वायुमंडल की बात हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शन, ए दिया है लघु तरंग से, बी मध्यम तरंग से, सी दीर्घ तरंग से और डी उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, दीर्घ तरंग से। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए कह रहा है, दैनिक तापमान सबसे कम अंकित किया जाता है। जैसा कि मैंने बता दिया था कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा होता है लगभग दोपहर के लगभग 2 बजे करीब, और सबसे ज़्यादा सबसे कम कब होता है आपका? मॉर्निंग यानी प्रातः 4 बजे। यानी कि ऑप्शन देखिए 4 बजे कहाँ दिया है प्रातः, तो आपका दिया डी ऑप्शन प्रातः 4 बजे। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है, सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी से विकिरण होने वाले ताप की मात्रा से अधिक होती है। ठीक है, किस अक्षांश पर अधिक होती है? ए कह रहा है 0 अक्षांश पर और 0 डिग्री अक्षांश पर, और बी कह रहा है 0 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश पर, और सी कह रहा है 38 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश पर, और सॉरी फ्रेंड्स सी था वो, डी और है आपका 90 डिग्री अक्षांश पर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश पर। देखिए फ्रेंड्स होता है क्या कि 0 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांशों के मध्य अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, और 37 डिग्री से 90 डिग्री तक परावर्तन के कारण कम सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश पर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये हम लोगों का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद आप लोगों के लिए जो प्रश्न होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 65 कह रहा है, सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा मात्रा पृथ्वी के विकिरण होने वाले ताप की मात्रा से कम होती है, कितनी? तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया था कि 37 डिग्री से 90 डिग्री तक परावर्तन के कारण क्या होता है? कम सूर्यताप प्राप्त होता है। तो देखिए 37 नहीं दिया है, लेकिन आपका दिया क्या है? 38 दिया है। तो फ्रेंड्स 38 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस भाग में देखा। आगे और भी इससे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनका अगले वाले हम लोग प्रैक्टिस सेट में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आप लोगों का जो प्रश्न है आइए उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए प्रश्न जो है देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर मुझे लगता है सभी लोग दे पाएंगे। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिन रात बराबर डॉट डॉट होते हैं। कब दिन रात बराबर होते हैं? ए आपके पास है 21 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 21 मार्च को और डी है 22 दिसंबर को। तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे जो लोग वीडियो को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि दिन रात कब बराबर होते हैं? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को या 22 सितंबर को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जरूर से आप लोग कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।